क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, टेट में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का एक वीडियो देख चुके हैं। ये उसी का हमारा अगला वीडियो है और इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये किसी न किसी स्टेट टेट में या फिर सी टेट वगैरह में आए हुए हैं। अगर आप इन सब को अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो इन्हीं सब से मिलता जुलता या फिर एक हिसाब से इन्हीं के जैसा ही क्वेश्चन टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। यानी कि देखिए, जो हमारे टेट में पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके अलावा हमारे जियोग्राफिक, भोजन, मतलब बहुत सारी जगहों से पूछा जाता है। तो ये भी एक राज्य के भोजन से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो मुख्य मुख्य भोजन होते हैं उनको भी आप लोग याद करिए रहिएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन जो था कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। यहाँ पे उबली हुई करी के साथ टैपियोका केरल का प्रिय भोजन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में ये सभी होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा उत्तर होगा डी यानी उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी है आशुद्ध जल, ऑप्शन सी है ताज़ा जल और ऑप्शन डी है नल का पानी। तो जो पीने लायक पानी होता है उसको पीने योग्य पानी ही बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी मछली में कौन से चीज़ की अधिकता हो जाए कि उसको खाने के बाद मनुष्य को मिनीमाटा रोग हो जाए। तो ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मिनीमाटा रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो मछलियाँ होती है अगर उसमें पारे की मात्रा अधिक है तो उस मछली को खाने वाले व्यक्ति को मिनीमाटा रोग हो जाएगा। और जो कैडमियम होता है इसकी अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है। तो जो मिनीमाटा रोग होता है इससे क्या होता है इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके हम लोग देख लेते हैं कि मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पारे की पाई जाती है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ, पैर, मुंह सुन्न होना, यानी कि वो सुन्न हो जाते थे, काम नहीं करते थे, संवेदन की गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फालिस जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी में मृत्यु भी हुई है। यह बीमारी पहली बार जापान के मिनीमाटा खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई, इसी कारण इसे मिनीमाटा रोग कहते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मिनीमाटा रोग है ये शुरुआत में जापान में ही पाया गया था और जापान के मिनीमाटा नामक स्थान पे पाया गया था, इसीलिए इसको मिनीमाटा बीमारी बोला जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। जल प्रसारित यानी कि जल से फैलने वाला रोग, कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है हिपेटाइटिस, ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें से जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है ये जल से प्रसारित होने वाला रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है और ये खांसने और थूकने से ही फैलता है। मतलब कोई अगर आपके किसी को टीबी हुई है वो सामने से खांस दे, उसके सलाइवा जो होता है आपके पास पहुंच जाए तो उससे भी दिक्कत होती है, ठीक है।
तो उसके अलावा जो है हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड, ये सभी जल से फैलने वाले रोग हैं। यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ये जल से फैलने वाला रोग नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के युग्म का चयन कीजिए। यानी कि कौन कौन से रोग हैं जो प्रदूषण के द्वारा होते हैं, मतलब उनका चयन करना है। ऑप्शन ए है कैट क्राई सिंड्रोम एवं मिनीमाटा। ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप एवं मैरासस। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैरास्मस तथा क्वासिकोर। और ऑप्शन डी है मिनीमाटा तथा फ्लूओरोसिस। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए मिनीमाटा और फ्लूओरोसिस दोनों प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। मिनीमाटा रोग जल की उपस्थिति में पारा की उपस्थिति के कारण होता है, और यह जो मिनीमाटा रोग है ये मछलियों के सेवन से भी फैलता है। और अगर फ्लूओसिस की बात की जाए तो ये फ्लोराइड जो केमिकल होता है उसकी अधिकता के कारण होता है, जिससे दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये मिनीमाटा और फ्लूओरोसिस जो रोग है दोनों ही प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से, यानी जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन यानी वो पूरी तरीके से जली नहीं है, एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को खत्म कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। एक्स, वाई एवं जेड को पहचानिए। ठीक है, तो इसको हम पहले पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कौन सी गैस है। तो इसको ऑप्शन हम डिस्कस करें उसके पहले ही हम आपको बता दें कि जो जब लकड़ी पूरी तरीके से जली नहीं होती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उस समय जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या फिर हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे शरीर में ले जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि जब घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। ये एक्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वायु से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड वहन करने की क्षमता को खो देती है। यानी यक्स जो है वो किससे संयोजित होगा? हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड था ये हीमोग्लोबिन से संयोजित होगा, यानी जो वाई है ये हीमोग्लोबिन है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि रक्त की गैस वाई को वहन करने की क्षमता को खो देती है। यानी कि जब हमारी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ले चुकी है तो वो हीमोग्लोबिन को ले जाने की क्षमता खत्म कर चुकी है। तो वही यहाँ पे XYZ बोला गया है। तो हमारा एक्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई क्या है? हीमोग्लोबिन, और जेड जो है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन ए खाद्य जाल, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी जैव भार का पिरामिड और ऑप्शन डी पौष्टिकता स्तर। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है इसको खाद्य जाल बोलते हैं, यानी कि फूड चेन। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।